नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित स्वास्थ्य संवाद संपन्न हो गया है। इस मौके पर कई अहम निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं, जबकि विपक्ष से आए विधायकों की राय को भी सरकार ने सम्मान पूर्वक लागू कराने का फैसला लिया है। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य संवाद में स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, जिसमें हर जिले में अक्टूबर से डायलिसिस सेंटर शुरू किए जाएंगे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक मरीज को फ्री में लाने और छोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही 102 नंबर पर कॉल करके खुशियों की सवारी एम्बुलेंस प्रेग्नेंट महिलाओं को लाने छोड़ने का काम करेगी। कि जो 4 साल से खुशियों की सवारी जो हमारी थी वो बंद हो गई थी और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत लॉन्चिंग कर दिया है। 128 हमारी एम्बुलेंस अब पूरे राज्य में चलेंगी। और अभी तक क्या होता था खुशियों की सवारी में कि जब जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में हो जाता था तब उसकी माँ को और बच्चे को घर तक छोड़ा जाता था। अब हमारी सरकार ने नई जो लॉन्चिंग की हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज कि अब जो भी गर्भवती महिला हो वो 102 नंबर पर फ़ोन करेगी, उसको लाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और जब बच्चा जो है जच्चा बच्चा हो जाएगा तो उनके परिवार को, बच्चे की मां को और बच्चे को घर तक छोड़ने का भी काम करें। आपको बता दें कि देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी के साथ स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। कार्यक्रम देहरादून के सुभाष रोड स्थित होटल में आयोजित किया गया। क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? बीजेपी के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ के रुख से तो ऐसा नहीं लगता। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर उन्होंने अपनी पीड़ा को उनके सामने रखा है। पिछले 5 साल से जो कुछ हो रहा था वो सब शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा और अब आगे निर्णय पार्टी शीर्ष नेतृत्व को करना है। उनका कहना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई निर्णय नहीं होता है तो वो अपने संगठन से बात करेंगे, तो फिर आगे का निर्णय लेंगे। हमारा परिवार है दो और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे, हमने तो कहा। तो शीर्ष नेतृत्व के निर्णय ना होने पर वो अपने संगठन से बातचीत करेंगे। तो उमेश शर्मा काऊ बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपनी बात उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी है। तो शीर्ष नेतृत्व के निर्णय ना होने पर संगठन से बातचीत करेंगे, ये उमेश शर्मा काऊ की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी नेतृत्व से मिलकर रखी अपनी बात। अब सवाल ये है कि अगर अंदरूनी बात करें हम अंदर खाने की, तो क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है या कुछ खटपट नजर आ रही है? सुदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, उमेश शर्मा काऊ ने शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है और अपनी जो भी समस्या थी वो शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी है। और जिस तरह से बात करें, क्योंकि ये कहा जा सकता है उमेश शर्मा काऊ बीजेपी से नाराज कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने मुलाकात की है शीर्ष नेतृत्व से। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे और अभी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, उमेश शर्मा काऊ परसों ही शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके थे। आज स्वास्थ्य जो संवाद था सरकार का, वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे सीधे मंत्री धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरा विरोध करने वाले, मेरे बैनर फाड़ने वाले आखिर मंत्री जी की कार में सवार क्यों थे, आखिर इसका मंतव्य क्या है, इसकी मंशा क्या है। इन सारी चीजों को लेकर मैं केंद्रीय आला कमान से मिला, मैंने अपनी बात रख दी। देखिए, उमेश शर्मा काऊ भी उसी टीम के विधायक हैं जो बागी टीम थी
जिसमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य जैसे नाम शामिल हैं। और उत्तराखंड के सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो उमेश शर्मा काऊ ही हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं देर शाम एक और बड़ा अपडेट है कि जो उमेश शर्मा काऊ के साथ जो कुछ घटा, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आ गए हैं। उनका कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर निष्ठा से भाजपा में आए, उनको कुछ भाजपाई लोग भी चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, लिहाजा इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, ओवरऑल समझे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और इसका संगठन, ये दोनों सवालों में है। जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं वो अपने विधायकों, मंत्रियों को नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कई अधिकारियों पर नाराज होते दिखाई दिए। जीवीके कंपनी की तरफ से प्रताड़ित किए गए गांव वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक की गई। इस दौरान बैठक में विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। वहीं तैयारियों से नाराज हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अफसर आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठक में पहुंच गए हैं। क्या मैंने दाल भात चखने के लिए मीटिंग बुलाई है? ये भी तैयारी करके नहीं आए। पहले 12 बजे का समय था, आप फिर 2 बजे का समय निकाला। क्योंकि हमको स्पेसिफिक 90 के लिए तो नहीं बात। सर, आप आदेश करिए ना सर, इन्होंने हमें बहुत परेशान करा हुआ है सर। हम तो आपके अदालत में आए हैं, आज आपको ही आदेश करना होगा सर इनके लिए। लेकिन मैं इससे करूं, हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो सर, वही मैं भी आप देखो, सुन लो, मैं एज ए लेबर मिनिस्टर भी कह रहा हूँ, आप इसे क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई यहाँ कोई मैंने दाल भात छकने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। वो ये टी मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे लगा क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि वो आज वो नहीं आ पाता, विजुअल वो नहीं हो पाता। मैंने कहा नहीं मैडम, आपको आना पड़ेगा। ये जिला छोड़ के यहाँ आई है, मैं कोटद्वार से आया हूँ, अपनी कौन से सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। ये भी तैयारी करके नहीं आए। पहले 12 बजे का समय था, आप फिर 2 बजे का समय निकाला। क्योंकि हमको स्पेसिफिक 90 के लिए तो नहीं बात। सर, आप आदेश करिए ना सर, इन्होंने हमें बहुत परेशान करा हुआ है सर। हम तो आपके अदालत में आए हैं, आज आप ये जिला छोड़ के यहाँ आई है, मैं कोटद्वार से आया हूँ, अपनी कौन से सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। ये भी तैयारी करके नहीं आए। पहले 12 बजे का समय था, आप फिर 2 बजे का समय निकाला। क्योंकि हमको स्पेसिफिक 90 के लिए तो नहीं बात। सर, आप आदेश करिए ना सर, इन्होंने हमें बहुत परेशान करा हुआ है सर। हम तो आपके अदालत में आपको पता था कि कोई यहाँ कोई मैंने दाल भात छकने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। वो ये टी मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे लगा क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि वो आज वो नहीं आ पाता, विजुअल वो नहीं हो पाता। मैंने कहा नहीं मैडम, आपको आना पड़ेगा। ये जिला छोड़ के यहाँ आई है, मैं कोटद्वार से आया हूँ, अपनी कौन से सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। इसे क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई यहाँ कोई मैंने दाल भात छकने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। वो ये टी मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे। और वहीं हरीश धामी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक हैं हरीश, कहा 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, अब मंत्री अफसरों पर खींच उतार रहे हैं। देखिए 4 साढ़े 4 साल जो है प्रदेश के अफसरशाही निरंकुश रहे हैं, केवल एक ही व्यक्ति का चलता था और मंत्रियों को कहीं से कहीं कोई तजुर्बा नहीं मिलता था। तो वो लाजमी है उनकी नाराज़गी, और उस बात को जो है अपना जो है उसको मंत्रियों पर अधिकारियों पर निकाल। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित इन दिनों केदार घाटी के गांवों में जनसंपर्क में जुटे हैं। तीर्थ पुरोहित 13 सितंबर को जिला मुख्यालय में आयोजित विशाल प्रदर्शन को लेकर गांव का भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें अभी तक 64 गांव से समर्थन मिल चुका है। पुरोहितों की माने तो जिला मुख्यालय में होने वाले विशाल प्रदर्शन में 2000 के करीब लोग शामिल होंगे। वहीं तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ में क्रमिक धरना 24वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर अनशन स्थल से हेलीपैड तक जुलूस भी निकाला गया।
देहरादून में प्रदेश सरकार घाटे में चल रहे बड़े उद्यानों को लीज पर देने की योजना बना रही है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कृषि और उद्योग विभाग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिनियम, अध्यादेश और सेवा नियमावली पर होमवर्क करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत के हिसाब से इस कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही इसी संबंध में जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। उद्यान विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में पड़ी हैं और काफ़ी समय से पड़ी थी, तो उन पर गति ला करके 15 दिन का समय अधिकतम दिया गया कि 15 दिन के अंदर जिसमें जिसको मंत्रिमंडल के समझ जाना है मंत्रिमंडल के समझ जाए और जिस पर शासनादेश जारी होना उसका 15 दिन के अंदर शासनादेश जारी हो जाए। मसलन हम लोगों ने काफ़ी पहले यहाँ पर निर्णय लिया था कि जो हमारे 93 गार्डन्स हैं उसमें कैटेगराइज करके एक कैटेगरी के गार्डन्स को डिपार्टमेंटल बोर्ड में और बाकी कैटेगरीज को हम लीज में देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे 93 के 93 गार्डन्स जो हैं कहीं ना कहीं पूरी बहुत दुर्दशा उनकी हो रही थी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में उमड़ी भीड़ देखकर घबरा गई है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। परिवर्तन यात्रा में उमड़ी भीड़ को देख घबराई बीजेपी। इस पूरे मामले को लेकर बंशीधर भगत ने कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि कम भीड़ है, लेकिन अलग अलग जगह पे भीड़ थी इसलिए लोगों को कम भीड़ लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? अलग अलग जगह पे नहीं थी, अलग अलग जगह पे स्वागत हुआ और भीड़ फिर उनके साथ चली, सब साथ जाके फिर एक जनसभा करी और जनसभा में मैं समझता हूँ 500 लोग नहीं थे और काला ढूंगी में तो 500 में से 400 बाहर के थे। रामनगर की स्थिति ये थी कि एक स्थान पर पहुंचने के बाद बिल्कुल 2 ग्रुपों में बट गई पार्टी और दोनों के अपने अपने तो मंत्री बंशीधर भगत का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था आरोप, जिसके बाद बंशीधर भगत ने पलटवार किया। नई टिहरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश के महामंत्री कुलदीप कुमार ने बैठक की। उन्होंने शक्ति केंद्रों के संयोजक शक्ति केंद्र पालकों से निवेदन किया है कि बूथ पर जाकर बूथ को जिताने की रणनीति बनाए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हुई है, उसके विपरीत भाजपा की जन आशीर्वाद रैलियां हुई हैं, जिसका पूरा प्रदेश में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हरिद्वार में बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे होटलों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला पर्यटन अधिकारी ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होटलों को नोटिस जारी किया। वहीं छापेमारी के दौरान पर्यटन अधिकारी ने बताया कि शिवालिक नगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के होटलों के संचालन की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि कई होटलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं पर्यटन विभाग की छापेमारी से होटल व्यवसायियों में हड़कंप है। एक्चुअली क्या है कि हमारे हरिद्वार में जो शिवालिक नगर क्षेत्र है, ज़्यादातर ये रेजिडेंशियल में आता है और यहाँ पर जो है जितने भी होटल वगैरह चल रहे हैं इनका टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब जो अभी यात्रा व्यवसाय के अंतर्गत पर्यटन विभाग से पंजीकृत होना है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है और इस तहत जो है इनके जो है यहाँ पर आज हमने ये कार्रवाई की कि क्योंकि अब जो होटल रजिस्टर्ड नहीं है, बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं, तो उनको नोटिस दिए गए। क्योंकि ये है कि अभी जो है हमारे यहाँ पर यह है कि कई शिवालिक नगर में कुछ 2-4 होटलों में सराय एक्ट का होना पाया गया, जो कि पहले टाइम पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होते थे।
चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ में रात भर बारिश हुई और वहीं आकाशीय बिजली गिरने से हुए भूस्खलन से कई आवासीय भवनों में मलबा घुस गया। पहाड़ी से भारी पानी और मलबा घरों के ऊपर से बह रहा था। लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी तरह बच्चों और खुद की भागकर जान बचाई और आसपास के लोगों को भी आवाज देकर बाहर निकालने के लिए कहा। आपको बता दें कि नारायण बगड़ में पहाड़ से मलबा, पत्थरों की सड़क और दुकानों में घुस जाने का सिलसिला पुराना है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की घटना लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है, जिससे लोग बेघर हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर तहसीलदार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित सभी परिवारों को फिलहाल रायका के भवनों में राहत शिविर में रखने की व्यवस्था की जा रही है। जो ये स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह 7/9/2021 की सुबह 5:30 बजे के लगभग आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस गदरे में मलबा आने के कारण एक मकान तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है, एक मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है, एक गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त है, 6 किराएदारों का जो है सामान मलबे में दब गया है। 4 अन्य जो दुकानदार हैं उनका भी जो है दुकान में मलबा भरने के कारण जो है सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें जांच चल रही है और जिनका ये पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जो किराएदार हैं, इनके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। आज जो ये स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह 7/9/2021 की सुबह बारिश आई और ऊपर से मलबा इतना सारा आया कि सारे हमारा 3-4 मकान है और सारे 10-12 कमरे और सारा मलबे से भर गया। अब तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर हमको देखने नहीं आई है। मेरे पापा अब तक होते तो अब तक हमको ये नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर कोई प्रशासन हमको देखने तक नहीं आ रही है कि कोई मर गया या बच गया। ऐसा प्रशासन नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी हमारे लिए हमारे कोई न कोई भेजो। मेरे पापा ने हम लोगों को तो बचा लिया, पर ये मकान ये सब वो हो गया। कोई न कोई रास्ता तो बताओ हमको। और वहीं डोईवाला में रानी पोखरी पुल दुर्घटना के बाद लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग शुरू किया गया था, लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बारिश से जाखा नदी में उफान आया और पानी के बहाव से वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद लोगों की आवाजाही का एकमात्र जरिया भी अब टूट चुका है। देहरादून और ऋषिकेश के यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग बनने तक फिर से परेशानी उठानी पड़ेगी, तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। भाई साहब, पानी तो नदी में आया अति से ज़्यादा। अब इसके आगे क्या हो सकता है? जिसमें नुकसान की बात यह है तो नुकसान कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसमें हमारी सेटरिंग थी, सेटरिंग बह गई, 50 जाल हैं और जैसे पत्थर है, ट्राली पड़ी हुई है, ये हमारा मतलब काफ़ी नुकसान हो गया। हाँ, टैंकर बह गया, टैंकर नीचे पड़ा हुआ है सामने, आप देख सकते। आज हम खड़े हैं रानी पोखरी पुल पर। आप देख सकते हैं 27 तारीख को यह पुल टूट गया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों को आवागमन में देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कल लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी रूप में इस मार्ग को चालू कर यहाँ पर अस्थायी पुल का निर्माण यहाँ कर दिया था, लेकिन देर रात आए पानी से एक बार फिर से ये रास्ता बह गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएँ कि किस तरह यहाँ पानी आने से आप देखते हैं रात को यहाँ टैंकर, इधर ये ट्रॉली ये बह गई है और पुल का भी हिस्सा बहने से ये आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो सुबह ऋषिकेश जाने के लिए खड़े थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ, दोनों तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं जिन्हें आवागमन में काफ़ी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। और लोक निर्माण विभाग की जो मेहनत एक हफ्ते से वो कर रहे थे लोगों को आवागमन में जाने के लिए, वह सब बेकार हो गई है। अब दोबारा से यह अस्थायी मार्ग पानी घटने के बाद बनाया जाए। महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, डोईवाला।